जब से फैक्ट्री में दूसरे पाले के शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करता था। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की तो रही ही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहाँ घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा, और दूसरी तरफ कुत्ते भी बहुत भौंकते थे, जिससे मुझे डर लगता था। इसीलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे थे। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली ही पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस सकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और सकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते हैं। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह से मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली वो कलाई घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशल क्षेम वह अक्सर ही पूछ लिया करती थी। और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में मैं गौरवान्वित महसूस करते हुए उनके चेहरे पर उठता वो चमक देखते ही बनता था। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनी सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुँचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह सक्रिय हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी, सो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों में रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही हैं। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहाँ एक मस्जिद पड़ता है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपों वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से मुझे दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था मेरे आसपास। यकायक यह किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। न लूटना चाहता था मैं, और न ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और भी तेज होने लगे। अभी भी कदमों की जो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो यह गली भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा न गया, और बहुत हिम्मत करके पलट कर मैंने देख ही लिया। सफेद साड़ी में लिपटी वह एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर साफ प्रतीत हो रहा था कि वह भी तेजी से इस सुनसान अंधियारी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ
कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही है, थोड़ा रुकिए ना। मैं पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए ना, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर न मिला। चुप रहना ही बेहतर समझा मैंने। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछा मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगी, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे ही हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से भी बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, अतः आप कृपया करके इसे दूर रखिए मुझसे। मैंने बेरुखी पूर्वक जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरे इतने बेरुखीपूर्ण रवैये के बाद भी उनका चेहरा बिल्कुल ही शांत था और इतनी बेरुखीपूर्ण अस्वीकृति से वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों ग्लानि भी हो रही थी, पर मैं जानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा था सही कर रहा था। गली अभी भी खत्म होने को थी और पक्की सड़क में मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए ही कहा, कुछ जरूरी वस्तु छूट गई है, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उन्होंने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरा पूरे बदन दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था, शायद थोड़ा बहुत। निर्मला भी मुझे देखकर जाग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने के लिए बोलकर मैं लेट गया और लेटते ही ना जाने कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटी को विद्यालय पहुंचाना, नाश्ता करके फिर से ऑफिस के लिए भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना ही मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट तो हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, अरे गिफ्ट समझ कर ही रख लेते, आदि आदि इस तरह तरह की बातें करने लगे थे। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर वहाँ से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर से अपने कामों में लग गया। मुझे भी कहीं से सहकर्मियों की उलझुल बातें सही प्रतीत होने लगी। ऐसा मुझे गलतफहमी तो हो ही रही थी कि सच में शायद मैं अच्छा लगा होऊंगा, इसीलिए वह अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त होने लगा था। दैनिक उत्पादन का दबाव ज़्यादा होने के कारण
आज भी रात के 12 बज गए। पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर साथ तक चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ ही मुड़ गया और मेरी आंखों के सामने फिर से वही सकरी गली थी। मैं अभी उधेड़बुन में था कि क्या करूं और क्या ना करूं। आज फिर से उस गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था, मुझे पता नहीं। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे कौतुकपूर्ण कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे। कहाँ गए सब? बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गए ये बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब ज़रा ठहरिए। मैं ठिठका, पलट कर देखा। लहराते हुए सुनहरे बालों वाली यह वही महिला थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पे। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, क्या मिलेगी? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूं या ना, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ होली। आज चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, पूछना है। मानो सब पहले से ही सोचकर उसने रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था मैं। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इसी गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और फिर ठहाके मारकर वह हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था यह सब और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कंधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में। क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने की जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब अपनी बंद मुट्ठी उन्होंने ना खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी में तो मैं कुछ ना लूंगा। जब मैं नहीं माना तो अंततः उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी खोली। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उन्होंने मुझे पहनाने की असफल कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए, ऊपर से यह अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसीलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। मेरा ना में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझसे बोली कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहन कर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख और तकलीफ़ों से ऊपर अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने मुझे बताया। पर मैं तो उनकी एक भी बात सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई
और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए वह लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ, गली के इस छोर तक, वह भी। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कही गई कि जब कभी मिलना हो या अंगूठी चाहिए तो इसी गली से गुजरना, इसी वक्त मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ ना बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अभी मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कह रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतनी आतुर थी वह? यह सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। निर्मला ने दवाई मंगवाई और खाकर बिछावन पर लेट गई। निर्मला खाने खाने को आवाज लगा रही थी, लेकिन मैंने मना ही कर दिया। वह पास आकर बैठी। सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। कल जलकर डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। और फिर मुझे थका हुआ देखकर वह ज़्यादा कुछ ना बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, तो मैं बिछावन पर ही लेटा रह गया। बच्चों का आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने को जाना पड़ा। अपने रसोई के कुछ काम खत्म करके वह मेरे सिरहाने पर आकर बैठी और पूछा, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ जो घटना घट रही थी सारी बातें बताई। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। फिर वो अपने गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी आंखें बंद कर बिछावन पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला ने आवाज़ लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज़ आई, जब आप आएंगे तो खुद ही देख लीजिएगा। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला पुरोहित जी के लिए जलपान लेकर आई थी। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। पुरोहित जी का चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था। पुरोहित जी ने अपने थैले से भभूत निकाला और मेरे ललाट पर लगा दिया। वहीं बैठी पत्नी यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, पुरोहित जी ने मुझे बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसीलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी है। अचानक से हवा में फैला वह तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उस जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। उस अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत ही बड़ा अनिष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा कि अब भयभीत होने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली से मत जाना, क्योंकि अभी तक वह जिन्न तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल मात्र अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि गली की आखिरी छोर यानी उसका दायरा जहाँ खत्म होता है वहाँ पहुँच गए हो।
इसीलिए वह ज़्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन्ने के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैंने उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे, जब मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे थे। पर जब अगले दिन मैं फिर से उस गली में घुसा तो एक भी कुत्ते नहीं थे। तो क्या? और बोलते बोलते ही मैं बीच में चुप हो गया। मुझे स्वयं भी उसका मतलब समझ में आ गया था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन्न का ही प्रभाव था यह। जिन्न बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया था। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो, ताकि शाम होने से पहले ही घर आ सको। पुरोहित जी ने कहा, मैं तुम्हें यह ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा ही पहन कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़ निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैंने उस गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को ही बताया था कि इन दकियानुसी बातों पर मैं यकीन तो नहीं करता हूँ। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कही गई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे भी सामान्य नहीं कहा जा सकता था। परिस्थिति को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थितियों का आकलन करता है। यह ज़रूरी भी नहीं है कि वह आकलन हर बार सच्चाई से हमेशा मेल ही खाता हो। अब सच क्या है, यह ना तो मैं जानता था और ना ही पुरोहित जी। यह तो भगवान को ही पता होगा। हाँ, एक बात तो थी कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में। पुरोहित जी की कही बातों से मुझे उसका उत्तर तो मिल ही गया था, पर अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जिसके कारण भूल कर भी अब उस गली के भीतर तो मैं नहीं जाने वाला था। आज उस घटना के करीब 10 साल को होने के हैं। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता रहता है कि क्या सच में वह स्त्री स्त्री थी या एक जिन्न।